हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर म्यांमार में नागरिकों की हत्या पर भड़के जो बाइडन। जी हां दोस्तों, पहली बार अमेरिका की तरफ से खुद जो बाइडन ने म्यांमार को लेकर बड़ी बात कह दी है। दोस्तों, बताएंगे क्या कहा है उन्होंने, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है, सोपोर में बड़ा आतंकी हमला। जी हाँ दोस्तों, जहां हमले में 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों किया गया है सस्पेंड, ये भी बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कह दिया है यूएनएचआरसी को लेकर बात, कहा किसी भी हाल में यूएनएचआरसी के दबाव में नहीं झुकेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे आपको जहां पर पाकिस्तान में फिर निशाने पर आया हिंदू मंदिर। रावलपिंडी में 100 साल पुराने मंदिर पर अज्ञात लोगों ने कर दिया बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, मामला दर्ज कर लिया गया। इसको लेकर बताएंगे पूरी खबर। साथ ही बताएंगे जहां पर नेपाल में वायु प्रदूषण को लेकर खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर नेपाली सरकार ने उठाया है बड़ा एक्शन। साथ ही बंगाल चुनाव से बड़ी खबरें। साथ ही भाजपा ने उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात में विधानसभा उपचुनावों के लिए घोषित किए हैं उम्मीदवारों के नाम। बताएंगे कौन कौन है वो दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां ममता बनर्जी ने दी है बीजेपी नेताओं को बड़ी धमकी। जी हाँ दोस्तों, क्या धमकी दी उन्होंने, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर सरकारी नौकरी सभी भाइयों को लिए, जितने भी यहाँ पर बेरोजगार हैं भाई या बहन, उन सब के लिए खबर है दोस्तों। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव और भारतीय सेना तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां म्यांमार में नागरिकों की हत्या पर भड़के जो बाइडन। कहा पूरी तरह से क्रूरता से भरा हुआ है ये। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने म्यांमार में सुरक्षा बलों द्वारा तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल नागरिकों की हत्या पर कड़ी नाराजगी जताई है दोस्तों। बाइडन ने रविवार को कहा कि ये भयावह है और ये पूरी तरह क्रूरता से भरा हुआ है, और मुझे जो खबर मिली है उसके मुताबिक काफी संख्या में लोगों को बेवजह मारा गया है। म्यांमार में शनिवार का दिन सबसे खूनी हिंसा का रहा था और म्यांमार की सेना ने सड़कों पर खून की होली खेलकर कम से कम 114 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडन म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे निर्दोष लोगों के खिलाफ सैनिकों द्वारा बल प्रयोग किए जाने और इस दौरान हाल में लोगों की हत्या के संदर्भ में बोल रहे थे। सदन की विदेश मामलों की समिति के प्रमुख सांसद ग्रेगरी मिक्स ने कहा है कि म्यांमार के राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस पर शनिवार को 100 से ज्यादा लोगों की जान गई और यांगून में अमेरिकी केंद्र पर गोलियां दागी गई हैं। इस घटना की जांच की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि बर्मी सेना ने देश के राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस पर बेतुका और बर्बर रुख अपनाया और सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। यहाँ जुंटा द्वारा अवैध सैन्य तख्ता पलट के बाद सबसे रक्त रंजित दिन था। म्यांमार में सेना ने पिछले महीने आन सान सूची निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट कर दिया था और देश में सैन्य शासन घोषणा कर दी गई थी। ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही थी दोस्तों म्यांमार से, जहां पर जो बाइडन ने खुद म्यांमार को लेकर बड़ी चिंता जताई है दोस्तों और क्रूरता से भरा इसको बताया। अगर आप भी मानते हैं कि ये मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है दोस्तों जो म्यांमार की सेना लगा रही है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में म्यांमार के सेना के खिलाफ एक्शन लेना बहुत जरूरी है और हम सब एक साथ जरूर लिखिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। चलता अगली खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। सोपोर आतंकी हमले में एक पीएसओ समेत 2 की मौत के बाद बड़ा एक्शन हुआ है दोस्तों। 4 पुलिस कर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। बता दें जम्मू कश्मीर के सोपोर में सोमवार को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। जानकारी के मुताबिक सोपोर में बीडीसी चेयरपर्सन फरीदा खान पर सोमवार को आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक पीएसओ समेत 2 लोगों की मौत हो गई। हमले में फरीदा खान गंभीर रूप से घायल है। बताया ये जा रहा है कि फरीदा खान को इलाके के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस हमले के बाद इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है दोस्तों। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स यानी टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ 1 साल पुराना संगठन ही है दोस्तों। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि इस हमले में लश्कर ए
तैयबा के 2 आतंकी शामिल थे। बताया ये जा रहा है कि आतंकियों के इलाके में ही छिपे होने की आशंकाएं जताई जा रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सोपोर में हुए इस आतंकी हमले के बाद 4 पुलिस वालों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों ने आतंकी हमले के दौरान कोई एक्शन नहीं लेने की वजह से सस्पेंड किया गया है। पुलिस के मुताबिक जब सोपोर में आतंकियों ने हमला किया तब वहां ये 4 पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन इन्होंने ऐसे समय कोई एक्शन नहीं लिया। इस वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। हमले के बाद कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने सोपोर पहुंचकर वहां के हालातों का जायजा लिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप इन 4 पुलिस वालों के सस्पेंड होने को बिल्कुल सही मानते हैं दोस्तों, तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से जब पुलिस वालों को एक्शन लेने के लिए ही तैनात किया गया है दोस्तों, और एक्शन ना ले तो फिर उनका कोई कार्य नहीं रह जाता। अगर आप भी मानते हैं सही एक्शन था, ऐसे में अन्य पुलिस वालों पर भी ये असर पड़ेगा और वो अपने कार्य को सुचारू रूप से कर पाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में सरकार का एक्शन सही था जरूर बताइएगा दोस्तों, या जिसको लगता है गलत था वो कारण अवश्य दीजिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। आपको बता दें, श्रीलंका के राष्ट्रपति बोले किसी भी हाल में यूएनएचआरसी के दबाव में नहीं झुकेगी श्रीलंका की सरकार। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने रविवार को कहा है कि उनके देश के खिलाफ यूएनएचआरसी में हाल में पारित प्रस्ताव के पीछे स्थानीय और विदेशी ताकतें हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ऐसे दबावों के आगे नहीं झुकेगी। यूएनएचआरसी ने मंगलवार को श्रीलंका के मानवाधिकार रिकॉर्ड के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसने संयुक्त राष्ट्र संस्था को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसे लिट्टे कहा जाता है, उसके खिलाफ देश के 3 दशक लंबे चले गृह युद्ध के दौरान किए गए अपराधों के सबूत इकट्ठा करने का एक आदेश दिया है। रविवार को दक्षिणी मटारा ग्रामीण जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए राजपक्षे ने कहा कि हम ऐसे दबावों के आगे कभी नहीं झुकेंगे। हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। हम हिंद महासागर में बड़ी शक्ति प्रतिद्वंदिता के शिकार नहीं होंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि यूएनएचआरसी के प्रस्ताव के पीछे विदेशी और स्थानीय ताकतें हैं जो उनकी सरकार को प्रगति करते हुए नहीं देख सकती। श्रीलंका सरकार के मुताबिक उत्तर और पूर्व में श्रीलंकाई तमिलों के साथ 3 दशक के क्रूर युद्ध के साथ विभिन्न संघर्षों के कारण 20,000 से अधिक लोग लापता है, जिसमें 1 लाख लोगों के जिंदा रहने का दावा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, तमिलों ने आरोप लगाया कि साल 2009 में खत्म हुए युद्ध के अंतिम चरणों के दौरान हजारों लोगों का नरसंहार किया गया था। चलता अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पाकिस्तान में फिर निशाने पर आए हिंदू। रावलपिंडी में 100 साल पुराने मंदिर पर अज्ञात लोगों ने कर दिया हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में 100 साल से भी ज्यादा पुराने एक हिंदू मंदिर पर अज्ञात लोगों के एक समूह ने हमला किया है। पुलिस को मिली शिकायत में यह बात कही गई है इस मंदिर के नवीकरण का काम चल रहा है। शिकायत के मुताबिक शहर के पुराना किला इलाके में शनिवार शाम 7:30 बजे 10 से 15 लोगों के समूह ने मंदिर पर हमला किया और ऊपरी मंजिल के मुख्य द्वार तथा एक अन्य दरवाजे के साथ साथ सीढ़ियां भी तोड़ दी हैं। डॉन समाचार पत्र की खबर के मुताबिक इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड उत्तरी जोन के सुरक्षा अधिकारी सैयद रजा अब्बास जैदी ने रावलपिंडी के बन्नी थाने में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें यह बताया गया है कि पिछले 1 महीने से मंदिर के निर्माण और नवीनीकरण का काम चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि मंदिर के सामने कुछ अतिक्रमण किया गया था, जिसे 24 मार्च को हटा दिया गया। मंदिर में धार्मिक गतिविधियां शुरू नहीं हुई है और न ही वहां पूजा के लिए कोई मूर्ति रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने मंदिर और उसकी पवित्रता को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले अतिक्रमण करने वालों ने मंदिर के आसपास दुकानें और पटरियां बनाकर काफी लंबे समय से कब्जा कर रखा था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इन मंदिर को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए दोस्तों, और पाकिस्तान में अल्प संख्या में मौजूद सभी हिंदू भाइयों बहनों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में पाकिस्तानी हिंदूज मस्ट बी सिक्योर जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें ऐसे में, तो नेपाल में वायु प्रदूषण से जुड़ी खबर। शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, 2 अप्रैल तक बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान।
नुकसान। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते नेपाल सरकार ने 2 अप्रैल तक देश के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला किया है। नेपाल के शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी है। एक आंकड़े के अनुसार नेपाल में वायु प्रदूषण के चलते साल 2019 में 22% नवजात बच्चों की जन्म के 1 महीने के भीतर ही मौत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते होंगे। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर बड़ी राहत की खबर आ रही है दोस्तों। हफ्ते भर से सुएज नहर में फंसा जिएंट शिप हटा दिया गया है दोस्तों। अब निकल सकेंगे 367 और जहाज। जी हाँ दोस्तों, मिस्र की सुएज नहर में हफ्ते भर से फंसा बड़ा मालवाहक जहाज सोमवार को आखिरकार हट ही गया। इस बात की जानकारी मिस्र के अधिकारियों ने दी है दोस्तों। अधिकारियों के मुताबिक 1 हफ्ते से सुएज नहर में फंसे जहाज को हटा दिया गया है। इस जहाज का नाम एवर गिवेन था, जो 400 मीटर लंबा और 59 मीटर चौड़ा था। ये जहाज चीन से नीदरलैंड्स के बंदरगाह शहर रोटेरडम जा रहा था दोस्तों। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां कोरोना के पशु पक्षियों से मनुष्यों में फैलने की आशंका। जी हाँ दोस्तों, WHO की रिपोर्ट में ये कहा गया है दोस्तों। आपको बता दें, कोरोना वायरस कहां और कैसे पैदा हुआ, इसका पता लगाने के लिए चीन का दौरा करने वाली विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की टीम के अनुसार ये वायरस चमगादड़ से अन्य जंतुओं के जरिए मनुष्यों में फैला होगा। प्रयोगशाला से वायरस फैलने की आशंका बहुत कम है। जी हाँ दोस्तों, समाचार एजेंसी AP को मिली जांच टीम की मसौदा रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। हालांकि जांच रिपोर्ट में उम्मीद के अनुसार कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। टीम ने प्रयोगशाला से वायरस के लीक होने के पहलू को छोड़कर अन्य सभी पहलुओं पर आगे जांच करने का प्रस्ताव रखा है। रिपोर्ट को जारी किए जाने में लगातार देरी हो रही है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि कहीं चीनी पक्ष जांच के निष्कर्ष को प्रभावित करने का प्रयास तो नहीं कर रहा। जी हाँ दोस्तों, ताकि चीन पर कोविड-19 महामारी फैलने का दोष ना मढ़ा जाए। अगर आप भी यही बात मानते दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में चाइना और WHO मिले हुए हैं जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां विदेश मंत्रालय ने महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट किया रिजेक्ट। जम्मू और कश्मीर की पूर्व CM सरकार पर भड़की। जी हाँ दोस्तों, जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट विदेश मंत्रालय ने रिन्यू करने से मना कर दिया है दोस्तों, क्योंकि स्थानीय पुलिस ने उन्हें खतरा बताया। जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने उनके पासपोर्ट रिन्यूअल के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। विदेश मंत्रालय के श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालय ने इस बाबत महबूबा मुफ्ती को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि आखिर उनका पासपोर्ट क्यों नहीं रिन्यू किया गया है। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्रालय का पत्र मिलने के बाद महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने लिखा, पासपोर्ट ऑफिस ने मुझे पासपोर्ट इश्यू करने से मना कर दिया क्योंकि CID की रिपोर्ट में मुझे हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। यह है कश्मीर में सामान्य हालात असलियत। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अगस्त 2019 के बाद से सब कुछ सामान्य बताया जा रहा है, जिसमें अब एक पूर्व मुख्यमंत्री का पासपोर्ट रखना इतने ताकतवर देश की सुरक्षा के लिए खतरा कैसे बन गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों बौखलाई हुई ये महबूबा मुफ्ती काफी ज्यादा सरकार को बोल गई दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इस प्रकार के लोग जो देश के लिए खतरा हो उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में सरकार के कदम का हम समर्थन करते हैं और पासपोर्ट रिन्यू नहीं होना चाहिए जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें ऐसे में, तो जयशंकर ने हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में ईरान के विदेश मंत्री से चाबहार समेत द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को यहां अपने ईरानी समकक्ष जावेद जरीफ से मुलाकात की और रणनीतिक चाबहार पोर्ट सहित द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की है दोस्तों। जयशंकर जो 9वीं हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए ताजिकिस्तान पहुंचे, भाग लेने वाले अन्य देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री जरीफ के साथ की चाबहार सहित द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा। जयशंकर ने ट्वीट किया कि ईरानी विदेश मंत्री जावेद जरीफ के साथ हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में गर्म जोशी से बातचीत हुई। चाबहार सहित द्विपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा की गई। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में, तो रूस से खबर आ रही है, जहां पर रूस में गर्मी के अंत तक हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, ऐसा व्लादिमीर पुतिन ने ये बात कही है दोस्तों। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को कहा
कहा है कि देश में इस गर्मी के अंत तक कोविड-19 के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। पुतिन के हवाले से समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि अगर रूस में मौजूदा गति से टीकाकरण अभियान जारी रहता है तो गर्मी के अंत तक रूस के लगभग 70% वयस्कों को टीका लग जाएगा और फिर हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर एलन मस्क की बड़ी जिद, चौथी बार अंतरिक्ष की उड़ान भरेगा स्पेस एक्स का रॉकेट। बता दें अरबपति कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अपनी जिद पर डटी हुई है। कंपनी ने एक बार फिर अपने स्टारशिप रॉकेट को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने ट्वीट करके यह जानकारी शेयर की। आपको बता दें नया प्रोटोटाइप रॉकेट कंपनी का नया स्टारशिप स्पेसशिप SN11 टेस्ट व्हीकल है। इससे पहले भी कंपनी 3 रॉकेट अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश कर चुके, लेकिन टेस्टिंग के दौरान वो सभी नष्ट हो चुके हैं। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों एलन मस्क के इस बात का? क्या भारत सरकार को मानना चाहिए या नहीं, कमेंट पर जरूर बताइएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो अलास्का में बड़ा हादसा, जहां पर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें चेक गणराज्य के सबसे अमीर व्यक्ति समेत 5 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में अलास्का के कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट और 4 अन्य लोगों की मौत हो गई। मृतकों में चेक गणराज्य का सबसे अमीर व्यक्ति भी शामिल है। भाड़े पर लिया गया हेलीकॉप्टर एक लॉज से गाइड और अतिथियों को लेकर जा रहा था। अलास्का स्टेट ट्रूप पोस्ट ने बताया है कि शनिवार को ही दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में मरने वाला केल नर नामक व्यक्ति चेक गणराज्य का अरबपति व्यवसायी था और फोर्ब्स 2020 की विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची के अनुसार उसके पास 17 अरब डॉलर की संपत्ति थी। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर ब्रिटिश पीएम ने कोरोना प्रतिबंधों में दी है ढील, लोगों को दी सलाह। जी हाँ दोस्तों, लापरवाही बरतने से बचे ब्रिटेन वासी। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील देने का ऐलान कर दिया। देश में यह ऐलान ऐसे समय पर किया गया है जब ब्रिटेन में वैक्सीनेशन जारी है। प्रधान जॉनसन ने इसी के साथ लोगों से गुजारिश भी की है कि वे प्रतिबंधों में मिली ढील को लेकर लापरवाही न बरतें। गौरतलब है कि ब्रिटेन दुनिया के कुछ उन चुनिंदा मुल्कों में से एक है जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर ढाया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान में बड़े कोरोना वायरस के केस को लेकर लागू किया गया है आंशिक लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के अधिकारियों ने कोरोना वायरस संक्रमण की दर तेजी से बढ़ने और इसके 11% के पार पहुंचने के बाद राजधानी इस्लामाबाद तथा देश के अन्य अति संवेदनशील इलाकों में सोमवार को आंशिक लॉकडाउन लागू कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों फिर उछाल देखा जा रहा है। दोस्तों अधिकारियों का कहना है कि हालात पिछले साल महामारी फैलने के समय भी सबसे ज्यादा बुरे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो भाजपा ने उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात में विधानसभा उपचुनावों के लिए घोषित किए हैं उम्मीदवारों के नाम। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर डाली है। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह की ओर से सोमवार को बताया गया है कि महाराष्ट्र के पंढरपुर विधानसभा सीट से समाधान महादेव औथाड़े को उम्मीदवार बनाया गया है। गुजरात की मोरवा हदफ सीट से निमिष बेन मानव हरि सिंह सुथार और इसी प्रकार से भाजपा को टिकट दिया गया है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट में कांग्रेचुलेशंस जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो दिल्ली से चौंकाने वाली खबर दोस्तों, जहां होली के दिन सबसे ज्यादा गर्म रही दिल्ली, तोड़ा 76 साल का बड़ा रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में होली के दिन यानी 29 मार्च को अधिकतम तापमान यानी 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है दोस्तों, जिसने 76 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। बता दें मार्च के महीने के दौरान दिल्ली में इससे ज्यादा गर्मी कभी नहीं पड़ी। ये जानकारी भारतीय मौसम विभाग ने दी है। भारत मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि सफदरजंग वेधशाला ने अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से 8 डिग्री अधिक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो दिल्ली या दिल्ली एनसीआर के आसपास रहने वाले, कमेंट में नाम लिख के जरूर बताइएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ममता बनर्जी ने की बीजेपी नेताओं को धमकी, कहा सेंट्रल फोर्स को जाने दो उसके बाद हाथ जोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार
बंगाल अभियान के दौरान लगातार नए नए बयान और ट्विस्ट दिखाई दे रहे हैं। अपनी रक्त चरित राजनीति के लिए मशहूर बंगाल का सियासी समर हर दिन बीतने के साथ और प्रचंड होता नजर आ रहा है दोस्तों। आरोप प्रत्यारोप के चरम पर पहुंचने के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम की जनसभा में बीजेपी के लोगों को खुलेआम धमकी दी है दोस्तों। ममता ने कहा कि चुनाव के बाद केंद्र सरकार के भेजे गए सुरक्षा कर्मी तो वापस चले जाएंगे, लेकिन हमारी सरकार बनी तो हम इनको देख लेंगे और तब बीजेपी के लोग कहेंगे कि यहाँ कुछ और दिनों तक केंद्रीय सुरक्षा बलों को रहने दो ताकि वो हमें बचा सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि खुल्लम खुल्ला ममता सरकार गुंडई और तानाशाही दिखा रही है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में आप भी जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों कि इस तरह के तानाशाही सरकार को जल्द से जल्द हटाना जरूरी होगा। बताइएगा जरूर दोस्तों आप लोग क्या विचार रखते हैं इस ममता बनर्जी तानाशाही को लेकर, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना के मामले पहले के मुकाबले घटे हैं दोस्तों। 24 घंटे में 31,643 नए केस। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो स्मृति ईरानी बोली टीएमसी के गुंडा राज को अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे बंगाल के लोग। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कहना है कि पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी को चेतावनी दे रहे हैं कि वे टीएमसी के गुंडा राज को अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक 80 साल की वृद्ध महिला को टीएमसी के गुंडों ने बेरहमी से पीटा, उनकी जान चली गई। उनका कसूर ये था कि उनका परिवार भाजपा का समर्थक है और कार्यकर्ता। ऐसे में दोस्तों स्मृति ईरानी ने साफ कह दिया है कि टीएमसी के गुंडा राज को अब और बर्दाश्त नहीं करेगी बंगाल की जनता। जी हाँ दोस्तों, आप लोग क्या कहेंगे इस पर बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों पर निकली है बम्पर भर्तियां। ग्रेजुएट युवा कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और फायर ऑफिसर के 9,534 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो जाएंगे। इन पदों पर पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के जरिए किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और आप महत्वपूर्ण तारीखें और शैक्षणिक योग्यता स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। आप वीडियो को रोक कर आराम से पढ़ सकते हैं और जितने भाइयों को ये समझ में नहीं आए वो कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम आपको इस सवाल का जवाब जरूर देंगे दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को